स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉपर सल्फेट, जिसको कि ब्लू विट्रल के नाम से भी जाना जाता है या फिर हिंदी में बोले तो नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की यहाँ पर टाइट्रेशन से कोशिश करेंगे। देखिए, आज जो अपन टाइट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली ये रिडॉक्स टाइट्रेशन की कैटेगरी में ही आता है, बट इस टाइट्रेशन के अंदर एक्चुअल में आयोडीन का रोल होगा। ठीक है, तो आयोडीन का रोल जहाँ पर भी होता है, यानी कि जो आयोडीन टाइट्रेशंस जो होती हैं बेसिकली वो दो तरीके की होती हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन और आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आज जो अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं बेसिकली ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो है वो आयोडीन लिबरेट होगा, यानी कि वहाँ पर इस तरीके की जो टाइट्रेशंस होंगी उनके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर की बाद में आयोडीन लिबरेट होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को जो आज अपन करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपन कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, तो इस टाइट्रेशन का बेसिकली रोल कहाँ पर है, हम इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करने क्यों जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, कॉपर सल्फेट का यूज़ यानी कि नीला थोथा जो होता है, ब्लू विट्रल जो होता है, इसका यूज़ एक्चुअल में इंसेक्टिसाइड्स के रूप में और फंगिसाइड्स के रूप में काम में लिया जाता है। प्लस इसको इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपन यदि देखें तो डाई इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज़ में भी इसको काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉपर सल्फेट को काम में लिया जाता है, तो उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट वाला टाइट्रेशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टाइट्रेशन जो है आयोडोमेट्रिक टाइप की टाइट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर आयोडीन लिबरेट होगा, रिएक्शन के दौरान लिबरेट होगा। तो सबसे पहले टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो केमिकल्स काम में लिए जाने वाले हैं उन केमिकल्स से थोड़ा सा फेमिलियर करवा देता हूँ कि कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पर काम में लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास हाइपो सॉल्यूशन है। हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली इस हाइपो सॉल्यूशन को अपन इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम में लेंगे। Na2S2O3 ये इसका फॉर्मूला होता है, और हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। हाइपो को अपन इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम में लेंगे, मतलब किस में फिल करेंगे, हम ब्यूरेट के अंदर हम इसको फिल करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे पास और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है उसका नॉन सॉल्यूशन है। नॉन सॉल्यूशन यहाँ पर हमने N/40 का लिया है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये मेरे पास अननोन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसकी की कंसंट्रेशन मुझे मालूम करनी है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, अपने पास जो है स्टार्च इंडिकेटर है, जिसको कि अपन काम में लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है KI। ठीक है, KI को यहाँ पर काम में लेंगे, जिससे कि अपन आयोडीन को लिबरेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे सॉल्यूशंस जो कि अपन काम में लेने वाले हैं, इन सभी सॉल्यूशन से मैंने आपको फेमिलियर करवा दिया है। तो सबसे पहले, जैसे कि अपन पहले से जानते हैं कि टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपन जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं उनको डबल डिस्टिल वाटर से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। डबल डिस्टिल वाटर से क्लीन करने के बाद में हम जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जिस पर्टिकुलर ग्लासवेयर के अंदर काम में लिए जाएंगे, ठीक है, उस ग्लासवेयर को उन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से अपन को रेंज करना होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जितने भी ग्लासवेयर्स जो भी काम में लेने हैं, मैंने ब्यूरेट जैसे काम में लेनी है, पिपेट काम में लेनी है, ठीक है ना, कॉनिकल काम में लेना है, इनके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से ऑलरेडी मैंने इन सभी ग्लासवेयर्स को रेंज कर लिया है। तो सबसे पहले टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए अपन ब्यूरेट जो है उसके अंदर सॉल्यूशन फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइपो को एज ए अपन इंटरमीडिएट काम में लेने वाले हैं, तो अच्छे से पहले हाइपो को अपन शेक करेंगे। शेक करने के बाद में अपन हाइपो को फिल करना स्टार्ट करेंगे। नॉब देख लेंगे, नीचे से नॉब बंद होना चाहिए ताकि लीकेज ना हो। फनल को जो है थोड़ा लूज अपन यहाँ पर पकड़ेंगे, और फाइनली जो है यहाँ पर फिलिंग अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दिया है, हाइपो मैंने ब्यूरेट के अंदर फिल कर दिया है। अब देखिए, जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइपो किस तरीके का होता है, कलरलेस होता है। तो कलरलेस सॉल्यूशंस के अंदर अब हम लोग जो है लोअर मेनिस्कस जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपन लोअर मेनिस्कस को अपन देख करके इसको 50 ml ब्यूरेट को अपन ने फिल करके रेडी कर लिया है टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए टाइट्रेशन स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 स्टेप में हम टाइट्रेशन करने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट,
जिसमें कि अपन स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन किसका करेंगे? हम यहाँ पर हाइपो का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, यानी कि हम पहले नॉन कॉपर सल्फेट से, जो कि N/40 का है, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्यूरेट के अंदर हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट है, इसका कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन कॉपर सल्फेट है, सबसे पहले उसको अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने के बाद में लिड को क्लीन सरफेस पे आपको रखना होगा। ठीक है, क्लीन सरफेस पे रखने के बाद में हमारे पास जो पिपेट है, उस पिपेट को सॉल्यूशन में डिप करके और हमें 10 ml जो है इसमें से लेना होगा। ये देखिए मैंने इसमें से पिपेट सकर यूज़ करके 10 ml कॉपर सल्फेट मैंने इसमें से ले लिया है। 10 ml कॉपर सल्फेट लेने के बाद में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है कॉनिकल के अंदर। कॉनिकल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर KI सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड KI। अब देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही मैं यहाँ पर मेरे पास कॉपर सल्फेट है और मैं इसके अंदर KI डालूंगा, तो KI डालते ही इसमें से आयोडीन लिबरेट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आयोडीन लिबरेट होगी, ठीक है, तो आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ होनी है? आपके सोडियम थायोसल्फेट के साथ, हाइपो के साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आयोडीन लिबरेट हो, स्पीडली आपको टाइटेशन स्टार्ट कर देनी है, अदरवाइज़ वो आयोडीन बाहर निकल जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है, सबसे पहले उसको वॉच ग्लास से या अपने हाथ से उसको अच्छे से पहले क्लोज कर लेना है, ताकि आयोडीन बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि थ्री ml की यही अपन लेंगे। यहाँ पर अपन ने 3 ml KI सॉल्यूशन लिया। KI लेकर के मैंने इसमें, ये लीजिए मैंने डाल दिया। सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो चुका है। ब्राउन होने के पीछे रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, आयोडीन जो है वो लिबरेट होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्पीडली इसका टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ हाइपो के साथ में। ठीक है, और हाइपो के साथ में मेरे को इसका टाइट्रेशन कब तक करना है? जब तक कि मुझे पेल येलो कलर ना मिल जाए। पेल येलो तक मैं यहाँ पर टाइट्रेशन करूँगा। ठीक है ना, पेल येलो का मीनिंग ये होगा कि आयोडीन जो है, रिएक्शन के दौरान जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, वो आयोडीन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उस केस में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें इंडिकेटर डालना स्टार्ट करूँगा। जब तक कि पेल येलो ना मिल जाए तब तक मेरे को टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है पेल येलो कलर आ चुका है। ठीक है, अब पेल येलो कलर जैसे ही मुझे मिलेगा, उसके बाद में मैं इसमें इंडिकेटर डालूंगा, स्टार्च इंडिकेटर। स्टार्च इंडिकेटर की 2 ड्रॉप डालते ही यहाँ पर कलर जो है वो ब्लू कलर आ चुका है। ये देखिए ब्लू कलर आ चुका है अपने पास। अब अपन ब्लू कलर जो कॉनिकल में आया है, इसको फर्दर टाइट्रेट करेंगे। ब्लू कलर आने के पीछे रीज़न क्या है? आयोडीन और स्टार्च के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके कारण ये ब्लू कलर आता है। अब अपन इसकी टाइट्रेशन को फर्दर परफॉर्म करवाएंगे हाइपो के साथ में। कब तक परफॉर्म करानी है? जब तक कि अपने को मिल्की वाइट कलर ना मिल जाए। मिल्की वाइट अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा? Cu2I2, यानी कि Cu2I2 बनेगा, वो वाइट कलर का पीपीटी देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये देखिए वाइट कलर जो है, मिल्की वाइट कलर जो है एंड पॉइंट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपन रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग कितने पे है। रीडिंग देखने पे अपने को ये मिल रहा है 10.3 पे हमें रीडिंग मिला है। ठीक है, तो अपन अपना जो टेबल होगा, टाइट्रेशन का टेबल होगा, उसमें 10.3 जो रीडिंग हमारे पास आया है वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखिए आगे की जो रीडिंग्स हैं हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है उस टाइटेशन को, तो आगे की रीडिंग हमारे पास जो मिली है हमें 10 ml पे मिली है, यानी कि सेकंड बार हमने इस प्रोसीजर को सेम प्रोसीजर को रिपीट किया तो 10 ml पे हमें वो रीडिंग मिला। उसके बाद में हमने दोबारा से उसको किया तब भी हमें 10 ml पे मिला। तो कॉन्करेंट रीडिंग यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइपो सॉल्यूशन वाला जो स्टेप है उसके अंदर हमारा जो रीडिंग होगा, फाइनल रीडिंग होगा, कॉन्करेंट रीडिंग होगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट नॉन वाले के साथ में जो हमने टाइटेशन परफॉर्म करी है उसके साथ में जो वॉल्यूम रीडिंग फाइनल होगा वो होगा 10 ml, यानी कि 10 ml हमारा कॉन्करेंट रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट किया। अब देखिए हम अब स्टेप सेकंड रन करेंगे। स्टेप सेकंड के लिए हमने वापस हाइपो को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें हाइपो फिल करना है, वही लोअर मेनिस्कस देखते हुए हाइपो को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइपो सॉल्यूशन अपन ने फिल कर लिया, ठीक है। हाइपो सॉल्यूशन रेडी है वर्किंग के लिए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो अननोन कॉपर सल्फेट है, अननोन कॉपर सल्फेट को अच्छे से पहले आपको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml पिपेट आउट करनी है। 10 ml पिपेट आउट करेंगे हम। ये लीजिए 10 ml हमने इसमें से पिपेट आउट कर लिया है। पिपेट आउट करने के बाद में कॉनिकल में इसको अपन डाल देंगे। ये कॉनिकल में पास कर दिया। कॉनिकल में पास करने के बाद में हम इसके अंदर 3 ml KI का सॉल्यूशन लेंगे। 3 ml KI सॉल्यूशन हमें लेना है। ये लीजिए 3 ml KI सॉल्यूशन हम यहाँ पर ले चुके हैं और इस 3 ml KI को हमने इसमें डाल दिया है और जैसे ही डाला ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आयोडीन लिबरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब स्पीडली हम इसकी टाइट्रेशन जो है हाइपो के साथ करवाना स्टार्ट करते हैं। कब तक करवाएंगे, जब तक कि हमें पेल येलो ना मिल जाए, सबसे पहले पेल येलो कलर ना मिल जाए तब तक हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। फिर जैसे ही पेल येलो मिलेगा स्टार्च इंडिकेटर हमें ऐड करना है। पेल येलो जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर हम स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पेल येलो आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्टार्च इंडिकेटर की 2 ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर लेंगे। ये स्टार्च इंडिकेटर की 2 ड्रॉप ऐड करते ही इसके अंदर आयोडीन और स्टार्च के बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया और उस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू है, वो आ चुका है। अब हम ब्लू कलर जो आया है इसका फर्दर टाइट्रेट करेंगे हाइपो के साथ में। कब तक करना है, जब तक कि हमें मिल्की वाइट सॉल्यूशन ना मिल जाए। और ये जो मिल्की वाइट कलर बेसिकली आया है ये Cu2I2 के कारण आया है। यहाँ पर देख सकते हैं मिल्की वाइट कलर आ चुका है, यानी हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। अब अपन एक बार देखेंगे ब्यूरेट में एंड पॉइंट कितने पे आया, तो यहाँ पर 13.5 पे हमें इसका फर्स्ट एंड पॉइंट मिल चुका है। हमने इसके आगे वाले स्टेप्स यानी कि सेम प्रोसीजर को आपके जो है अननोन कॉपर सल्फेट के साथ में हमने इसको आगे भी रिपीट किया। एक बार किया, 2 बार किया, तो दोनों बार जो है आगे वाले दोनों स्टेप्स में 13.3 पे हमें फाइनल रीडिंग ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसका कॉन्करेंट रीडिंग जो होगा यानी कि 13.3 इसका कॉन्करेंट रीडिंग काउंट होगा। तो हमारे नॉन कॉपर सल्फेट के साथ में जो रीडिंग आया था, जो कॉन्करेंट रीडिंग था वो 10 ml था और अननोन कॉपर सल्फेट के साथ में जो रीडिंग है वो 13.3 रीडिंग है। तो हम इन दोनों वॉल्यूम्स को, इन दोनों रीडिंग्स को काम में लेंगे कैलकुलेशन में। तो मेरे ख्याल से कॉपर सल्फेट वाला जो टाइट्रेशन है इसका कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे और इसका प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले एक बार अपन ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमसे क्या पूछना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि हमें यहाँ पर अननोन कॉपर सल्फेट का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर हाइपो Na2S2O3 यानी कि हाइपो सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जो जाना जाता है उसको एज ए इंटरमीडिएट काम में लेने वाले हैं।
इसके अलावा यहाँ पर स्टार्च को हम एज ए इंडिकेटर काम में लेने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो नॉन कॉपर सल्फेट है उसका स्ट्रेंथ हमें गिवन है N/40, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अननोन कॉपर सल्फेट का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये रिएक्शन आयोडीन टाइट्रेशन के अंडर आने वाले आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन टाइप से बिलोंग करती है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसी टाइट्रेशन जिनके अंदर रिएक्शन के दौरान यानी कि टाइट्रेशन के दौरान आयोडीन जिनके अंदर लिबरेट होती हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं जिनके अंदर हम KI काम में लेंगे, ठीक है ना। तो उन टाइट्रेशन को हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो देखिए हमारे पास जैसे इनिशियली जो हमारे पास कॉनिकल है, कॉनिकल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें गिवन है और उसमें हमने क्या डाला है, हमने KI डाला है, पोटेशियम आयोडाइड। और इनके बीच जब रिएक्शन हुआ तो उस रिएक्शन से देखिए क्या क्या चीज़ बनी, Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड। इसके अलावा हमें मिला यहाँ से K2SO4 और साथ में आयोडीन जो है वो यहाँ से लिबरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर यदि अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पर अपन इस तरफ 2 कर देते हैं, तो इधर ऑलरेडी 2 है, इधर अपन 4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन ये बैलेंस है। आयोडीन के केस में भी अपन देख सकते हैं यहाँ पर 2 and 2 4, इस तरफ भी 4, पोटेशियम भी दोनों साइड में जो है 4 है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कॉनिकल में जब कॉपर सल्फेट के साथ में जब KI डाला जाता है तो हमें एक्चुअल में कौन सा PPT मिलता है, वाइट कलर का PPT, जो कि एक्चुअल में Cu2I2 बनने के कारण वहाँ पर बनता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जितना इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि कॉपर सल्फेट का जितना अमाउंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट आयोडीन का बनेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो फाइनलाइज होगा किससे, आयोडीन से। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है, जो ब्यूरेट से हम सॉल्यूशन डालने वाले हैं जिसको कि अपन ने हाइपो को काम में अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो हाइपो जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर हाइपो एक्चुअल में आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए अपन इस रिएक्शन को इस तरीके से समझेंगे कि जैसे हमारे पास ब्यूरेट के अंदर है Na2S2O3, क्लियर। अब इसका रिएक्शन बेसिकली किसके साथ हो रहा है, ये कहाँ डाल रहे हैं हम, ब्यूरेट से हम किसके अंदर डाल रहे हैं, कॉनिकल के अंदर। और कॉनिकल के अंदर क्या चीज़ निकली है, आयोडीन निकली है। तो आयोडीन की रिएक्शन यहाँ पर हाइपो के साथ होगी। हाइपो के साथ जब आयोडीन की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट हमें मिलेगा, साथ में यहाँ पर NaI भी हमें मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन को यदि अपन बैलेंस करें तो देखिए इस तरफ अपन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 कर देंगे, मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ब्यूरेट और कॉनिकल के बीच में जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किस किस का है, हाइपो का और आयोडीन का। कॉपर सल्फेट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के जो वॉल्यूम से यानी इसके वॉल्यूम को निकाल करके ब्यूरेट रीडिंग निकाल के हम कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट अमाउंट में बनेगा। क्लियर हो ना क्यों। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन और मैं समझा देता हूँ। हम यहाँ पर एक इंडिकेटर भी काम में लेते हैं, स्टार्च। ये स्टार्च इंडिकेटर जो है ये क्या करता है, ये I2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, आयोडीन जो होती है उसके साथ रिएक्ट करके आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है लास्ट में, स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स। क्लियर। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, यदि आपसे कोई पूछता है ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन
जो टाइट्रेशन है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो देखिए इसको हम रिडॉक्स कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि जैसे कि अपन फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कॉपर किस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ पर +1 स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यदि अपन देखें तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर Cu+ के अंदर। इसके अलावा एक रिएक्शन और देखते हैं यहाँ पर, इसको देखिए आप Ki, यहाँ पर ये किस फॉर्म में है? आयोडीन के ऊपर है माइनस चार्ज, और ये क्या करता है एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन्स को अपने यहाँ से निकालता है, यानी कि ये आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकले हैं, यानी कि ये नीचे वाली रिएक्शन अपन देखें तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। और ऊपर वाली रिएक्शन को देखें तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरीके का प्रोसेस हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? रिडॉक्स कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड पॉइंट पर कलर किस तरीके का हमें मिलेगा। तो देखिए एंड पॉइंट के पीछे जो वाइट कलर आता है, मिल्की वाइट जिसको बोला जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? Cu2I2। तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि एंड पॉइंट पे जो कलर आता है बेसिकली उसका वो किस केमिकल के बनने के कारण आता है। तो आप बता सकते हैं क्यूप्रस आयोडाइड के कारण जो है एंड पॉइंट पर हमें वाइट कलर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कई सारे वाइवा क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है कि एंड पॉइंट पर वाइट कलर आता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये क्यूप्रस आयोडाइड जो है वो उसका रीज़न है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके की टाइट्रेशन है, तो आप बता सकते हैं ये किस तरीके की टाइट्रेशन हुआ? रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तीसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन वाला टाइट्रेशन जो है उसमें इसको आयोडोमेट्रिक बोला जाएगा या आईडीमेट्रिक बोला जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे आयोडोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर हम आयोडीन जो है स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन काम में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या काम में ले रहे हैं? यहाँ पर Ki को काम में ले रहे हैं, और इससे आयोडीन लिबरेट हुई है, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई भी है कि ये इनडायरेक्ट टाइप का टाइट्रेशन हुआ। इनडायरेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर CuSO4 जो है वो आयोडीन लिबरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये आयोडीन बेसिकली हाइपो के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली हाइपो की रिएक्शन CuSO4 के साथ नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है। तो ये आपका जो है इसका प्रिंसिपल वाला प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसीजर को भी अपन ने यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो अपन स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। किसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे? हाइपो का। हाइपो का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन डिटरमाइन करेंगे अननोन कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन हाइपो का जो होगा वो किस तरीके से होगा, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट का जो है सहारा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्यूरेट है, नीचे कॉनिकल है। ब्यूरेट के अंदर हम इनिशियली लेंगे हाइपो, जो कि इनिशियली हमारे लिए कैसा है? अननोन है, ठीक है। हाइपो इट मीन्स Na2S2O3, ठीक है। कॉनिकल में हम लोग लेंगे 10 ml CuSO4, ठीक है। कौन सा वाला CuSO4 लेना है? N/40 वाला, यानी कि N/40 नॉन कॉपर सल्फेट। और इसमें हम लोग डालेंगे 3 ml Ki सॉल्यूशन, 10% वाला Ki सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। 3 ml हम उसके ऐड करेंगे। ये 2 चीज़ डालने के बाद में सॉल्यूशन को अपन मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में कलर हो जाएगा ब्राउन। ब्राउन कलर आने के पीछे रीज़न क्या है? जैसे कि प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया है, कॉपर सल्फेट Ki के साथ रिएक्ट करके एक्चुअल में क्या बनाता है? आयोडीन। और ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है, इस आयोडीन के कारण इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन यानी कि आयोडीन जो लिबरेट हुई है, इस आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? Na2S2O3, किसके साथ? हाइपो के साथ में।
हाइपो के साथ में यानी कि टाइट्रेशन करना अपन ने स्टार्ट कर दिया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है टाइट्रेशन अपन कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हाइपो पास कर रहे हैं, ठीक है। और हाइपो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर रही है। और रिएक्ट करते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी, यानी कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, तब तो कलर कैसा होगा, ब्राउन। ब्राउन के बाद में वो येलो में कन्वर्ट होगा, येलो के बाद में पेल येलो कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, पेल येलो देखने को मिलेगा। पेल येलो का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम आयोडीन जो है वो हाइपो के साथ रिएक्ट कर चुका है, ठीक है ना। पेल येलो आने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्च इंडिकेटर, मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, स्टार्च को एज ए इंडिकेटर काम में ले रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स जो है स्टार्च की ऐड करेंगे। 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें क्या किया, स्टार्च की ऐड कर दी। स्टार्च ऐड करते ही ब्लू कलर हमें देखने को मिला। ब्लू कलर के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च ऐड करने पर जो ब्लू कलर आया उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने प्रिंसिपल में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ये एक्चुअल में क्या करता है, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है और उसी आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स के कारण यहाँ पर कैसा कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्लू कलर जैसे ही हमें मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में हम वापस से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, फर्दर टाइट्रेट करेंगे Na2S2O3 के साथ में, हाइपो के साथ में। अब हाइपो क्या कर रहा है, हाइपो उस मिनिमम आयोडीन के अमाउंट के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और मिनिमम आयोडीन के अमाउंट के साथ रिएक्ट करने के बाद में फाइनली जो हमें कलर मिलेगा वो कलर कैसा मिलेगा, वाइट कलर, या फिर यूं कह सकते हैं मिल्की वाइट। मिल्की वाइट कलर हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। अब वो जो मिल्की वाइट कलर आया, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल में भी बताया था, मिल्की वाइट कलर के पीछे रीजन क्या है, Cu2I2 अब कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि एक तो हमें स्टार्च इंडिकेटर हम बाद में ऐड क्यों करते हैं, स्टार्च स्टार्टिंग में ऐड क्यों नहीं करते। तो देखिए स्टार्च हम बाद में ऐड इसलिए करते हैं, यदि स्टार्च स्टार्टिंग में हम ऐड कर दें तो स्टार्टिंग में आयोडीन का अमाउंट होता है बहुत सारा, तो आयोडीन के एक्सेस अमाउंट के साथ, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण हमें एक्चुअल में शार्प एंड पॉइंट जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पेल येलो आने के बाद में हमने स्टार्च ऐड किया, तो यहाँ पर आयोडीन का अमाउंट बहुत कम था, ठीक है, तो उस समय ये कॉम्प्लेक्स बनाया। अब यहाँ पर हम हाइपो डालेंगे, इस वाली पर्टिकुलर जगह पर जब हम हाइपो डालेंगे तो हाइपो डालने के बाद में हम इजीली उस एंड पॉइंट को हमें मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पेल येलो जो है, पेल येलो आने के बाद में डायरेक्ट ये जो वाइट में कन्वर्ट होता है, यदि मैं इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दूँ, ब्लू वाले पार्ट को, मैं डायरेक्ट पेल से वाइट की बात करूं कि मैं स्टार्च ऐड ही ना करूं, ठीक है, तो उस केस में देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, पेल से वाइट कलर जो आएगा, ठीक है, तो वहां पर हम इजीली उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इजीली नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर, यहाँ से जो शार्प एंड पॉइंट मिलता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को हम बाद में ऐड करते हैं ताकि हमें कैसा कलर मिले, ब्लू कलर मिले, ब्लैक ब्लू टाइप का कलर होता है वो मिले, और वो ब्लैक ब्लू टाइप का जो कलर हमें मिलेगा उसके बाद में हम हाइपो ऐड करेंगे तो इजीली हम वाइट कलर से, यानी कि ब्लू से जो वाइट कन्वर्ट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम उसके अंदर जो स्टार्च इंडिकेटर है वो बाद में ऐड करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें एंड पॉइंट कैसा मिले, शार्प मिले, ठीक है। और ये मिनिमम अमाउंट के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा प्रोसीजर जो है हम इस पर्टिकुलर पाथ का फॉलो करते हुए काम में लेते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइपो। इसके बाद में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन की, यानी कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट, उसकी तरफ चलते हैं अपन। तो उसके लिए देखिए अपन यहाँ पर इसी के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट है बी, डिटर्मिनेशन
स्ट्रेंथ ऑफ CuSO4 और कौन सा अननोन, राइट। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार अपन डिटरमाइन करेंगे अननोन कॉपर सल्फेट का स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर देखिए N/40 अपन ने लिया था 10 ml, हाइपो तो सेम ब्यूरेट में लेना ही है। यहाँ पर N/40 की जगह ये कैसा हो जाएगा, अब इस बार जो है ये अननोन हो गया हमारे लिए, यानी यहाँ पर आपने अननोन कॉपर सल्फेट 10 ml लिया, 3 ml KI ऐड किया, ऐड करने के बाद में कलर कैसा आया, ब्राउन, ब्राउन के पीछे रीजन क्या है, आयोडीन लिबरेट हुई। उसके बाद में आपने क्या ऐड किया, उसमें हाइपो ऐड किया, हाइपो ऐड करने के बाद में पेल येलो कलर आया, ठीक है। पेल येलो आने के बाद में हमने 2 ड्रॉप्स स्टार्च ऐड करें, स्टार्च ऐड करने के बाद में ब्लू कलर वहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में हमने फर्दर टाइट्रेट किया और यहाँ पर हम फर्दर हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं तो व्हाइट कलर में वो कन्वर्ट हुआ और ये मिल्की व्हाइट जो है वही हमारा एंड पॉइंट होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मेरे ख्याल से चीज समझ आ रही है कि किस तरीके से ये मिल्की व्हाइट कलर हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में केवल जो डिफरेंस है वो बेसिकली नॉन और अननोन का है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का फाइनल कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों ही स्टेप, स्टैंडर्डाइजेशन वाला और प्लस ये स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट वाला, दोनों ही टाइट्रेशन अपने को तब तक करनी होती है जब तक कि हमें कॉन्करेंट रीडिंग नहीं मिल जाता, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट रीडिंग को ही हम कैलकुलेशन के अंदर काम में लेते हैं। प्रोसीजर के बाद में हम लोग टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेबल्स में किस तरीके से रीडिंग्स को पुट किया जाएगा। तो जैसा कि हमें मालूम है 2 तरीके से, 2 स्टेप से हमने इस टाइट्रेशन को परफॉर्म किया है। फर्स्ट वाला जो टेबल है जिसमें कि हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं N/40 कॉपर सल्फेट यानी कि नॉन कॉपर सल्फेट किसके साथ में, अननोन हाइपो के साथ में, यानी इस टेबल का जो मेन मोटिव है वो हाइपो का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए टेबल सेकंड जो है जिसमें कि अपन टाइट्रेशन ऑफ नॉन कॉपर सल्फेट यानी कि डिटर्मिनेशन करेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए अब हाइपो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। यहाँ पर अननोन लिखा है मैंने हाइपो, यहाँ पर नॉन हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर टेबल का कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास हाइपो का जो है वो कंसंट्रेशन आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉन हाइपो सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। तो जैसा कि अपन टेबल के अंदर देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट सीरियल नंबर होगा, सेकंड में वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट अपने को लेना है। वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट तीनों बार अपन ने कितना कितना लिया है, 10 ml, तो यहाँ पर मैंने 10 ml लिख दिया है। इनिशियल रीडिंग यानी कि ब्यूरेट, आपने जहाँ से ब्यूरेट को स्टार्ट किया है वो 0 अपन ने लिया है, यानी कि 0 ml से अपन ने रीडिंग लेना, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम पास करना अपने 0 ml से स्टार्ट किया, यानी कि ब्यूरेट को हर बार अपन ने रिफिल किया है, ठीक है ना। फाइनल रीडिंग की बात करें तो फाइनल रीडिंग में देखिए जो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास आया था वो 10.3 हमें मिला था, ठीक है, और सेकंड रीडिंग हमें 10 ml और थर्ड रीडिंग भी हमें 10 ml पे मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइपो कितना यहाँ पर, यानी कि जैसे सपोज करो कई बार मिड में से भी अपन करते हैं ना, तो इनिशियल रीडिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट भी यहाँ पर डाला है, ठीक है ना। यदि आप इनिशियल 0 से ना स्टार्ट करके 5 से करें, 6 करें, 10 से करें, तो यहाँ पर वो इनिशियल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यदि स्टार्टिंग से ही किया है यानी कि 0 से ही किया है तो 10.3 में से 0 माइनस करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पर 10.3 ही मुझे मिलेगा, यहाँ पर 10 मुझे मिलेगा और यहाँ पर भी मुझे 10 मिलेगा। कॉन्करेंट रीडिंग की बात करें, 2 सिमिलर रीडिंग यहाँ पर कौन सी मिल रही है अपने को, 10 अपने को यहाँ पर मिल रही है, इसलिए कॉन्करेंट रीडिंग फाइनली 10 ml हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस 10 को ही मैं कैलकुलेशन में काम में लूँगा, बाकी की रीडिंग से यानी कि 10.3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब अपन बात करें टेबल सेकंड की। यहाँ पर अपन टाइट्रेशन किसके साथ करवाने हैं, अननोन कॉपर सल्फेट की किसके साथ करवा रहे हैं, नॉन हाइपो के साथ में। तो 10 ml लिया है, अननोन भी यहाँ पर हमने, ठीक है ना। इनिशियल यानी कि अपन ने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, तो तीनों बार अपन ने 0 लिया है तो 0 0 अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो फाइनल रीडिंग है यानी कि जो हमने टाइट्रेशन करा वो 13.5 पे हमें रीडिंग मिला था। नेक्स्ट जो रीडिंग हमने मिला था 13.3 पे हमें मिला और नेक्स्ट भी हमें 13.3 पर मिला। तो माइनस करने पर 13.5 में से 0 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 13.5 ही हमें मिलेगा। यहाँ पर 13.3 और यहाँ पे 13.3 हमें मिला है, ठीक है। अब कॉन्करेंट की बात करें तो कॉन्करेंट यहाँ पे 13.3 ml जो है
वो इसके लिए कॉन्करेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर एक तो इस वैल्यू को काम में लेंगे और एक हम इस वैल्यू को काम में लेंगे। इस वाली वैल्यू से हम क्या करेंगे, हाइपो जो कि हमारे लिए अननोन है उसको हम नॉन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अननोन कॉपर सल्फेट जो है उसको नॉन करने के लिए अपन इस वाली रीडिंग का सहारा लेंगे, ठीक है ना। बाकी के स्टेप अपन कैलकुलेशन में समझने की कोशिश। टेबल की बनाने के बाद में हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल से जो वैल्यूज़ हमें मिली है 10 ml और 13.3 उन वैल्यूज़ को काम में लेते हुए हम सबसे पहले हाइपो का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। हाइपो का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के बाद में जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कॉपर सल्फेट उसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए इसके लिए जैसे कि वो टाइटेशन में करते आ रहे हैं उसी तरीके से N1V1 इक्वल टू N2V2। एक हिस्सा हम कॉपर सल्फेट का कर लेंगे N/40 कॉपर सल्फेट के लिए और एक हिस्सा हमने किसके लिए कर लिया, हाइपो के लिए। इसका मीनिंग क्या है देखिए समझिए, N1 यानी कि कॉपर सल्फेट का नॉर्मेलिटी यहाँ पर पुट होगा जो कि कितना है N/40, क्लियर। V1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट, नॉन कॉपर सल्फेट अपने कितना लिया था 10 ml, तो यहाँ पे 10 पुट हो जाएगा। N2 हमें मालूम करना है और V2 का वैल्यू जो है हमारा ब्यूरेट रीडिंग यानी कि फर्स्ट जो रीडिंग आया था हमारा, जो फर्स्ट टेबल से जो कॉन्करेंट रीडिंग मिला था वो कॉन्करेंट रीडिंग हमें कितने पे मिला था 10 ml पे, तो वो 10 ml हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ से देखिए N2 का वैल्यू हमें निकालना है तो 10 से 10 कट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो N2 का वैल्यू कितना मिल रहा है N/40, यानी ये N/40 जो हमें मिला है ये बेसिकली किसका कंसंट्रेशन है, ये किसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपो के कंसंट्रेशन को। अब हमारे लिए हाइपो कैसा हो गया, अब हमारे लिए हाइपो नॉन हो गया, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं अपन, बी पार्ट। इसमें अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर अननोन CuSO4, अननोन कॉपर सल्फेट की हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि यहाँ से हम अननोन कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे, उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसी कंटिन्यू ऑर्डर में हम लिखेंगे N3V3 इक्वल टू N4V4, ठीक है। एक हिस्सा हम यहाँ पर जैसे ये वाला हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, CuSO4 के लिए अपन ने कर लिया जो कि हमारे लिए कैसा है, अननोन है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये हम हाइपो के लिए कर लेते हैं, ये हाइपो के लिए है, ठीक है। चलिए N3 का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली N3 का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपो की नॉर्मेलिटी के, हाइपो की जो नॉर्मेलिटी है उसको प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखिए हाइपो की नॉर्मेलिटी निकाल ली है, यानी यहाँ पर ये बोला जा सकता है N2 इक्वल टू N3, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए क्योंकि हाइपो तो सिमिलर ही था, जो ब्यूरेट में लिया था वो हाइपो तो चेंज नहीं किया अपन ने, वही हाइपो दोनों स्टेप्स में वही हाइपो काम में लिया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अपन लिख सकते हैं N/40, क्लियर। V3 यानी कि हमारा रीडिंग जो कॉन्करेंट रीडिंग आया था सेकेंड स्टेप के लिए वो आया था 13.3 पे, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 13.3, क्लियर। N4 का वैल्यू हमें मालूम करना है, ठीक है। और V4 का वैल्यू यानी कि कॉपर सल्फेट अपन ने कितना लिया था 10 ml, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो N4 का वैल्यू हमारे पास बेसिकली मिलेगा, इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद में हमें जो मिलेगा N4 का वैल्यू यानी कि ये हमें फाइनली जो है N4 का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब इस N4 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्विवेलेंट वेट से, कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट वेट से, जो कि कितना है 249.68, 249.68, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनली जो हमें आंसर मिलता है
8.3 ग्राम पर लीटर हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आई है 8.3 ग्राम पर लीटर आंसर हमें मिलेगा। यानी कि ग्राम पर लीटर में 8.3 ग्राम पर लीटर। ये क्या चीज निकल के आई है फाइनली? स्ट्रेंथ ऑफ अननोन कॉपर सल्फेट 8.3। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली अपन क्या कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।